फ्रिज में गैस चार्ज करने की विधि। फ्रिज में गैस चार्ज करते समय 5 प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर हमारा सबसे पहला प्रक्रिया होगा एनआरवी लगाना। सबसे पहली प्रक्रिया एनआरवी लगाना यानी नॉन रिटर्न वाल्व, सबसे पहले ये लगाना पड़ेगा। अगर पहले से लगा है तो एनआरवी लगाने की अगली प्रक्रिया अपनाना सीधे शुरू करेंगे, नहीं लगा है तो सबसे पहले एनआरवी लगाना पड़ेगा। दूसरी प्रक्रिया में हमारा होगा इसमें फ्लैक्सिंग करना। फ्लैक्सिंग करने का मतलब होता है सिस्टम की पाइपों के अंदर से कचड़े को बाहर निकालना, ये होता है हमारा फ्लैक्सिंग करना। फ्लैक्सिंग करने के बाद दूसरे नंबर पे हमारी प्रक्रिया होगी प्रेशर चढ़ाना। प्रेशर चढ़ाने का मतलब होता है उसमें प्रेशर भर के उसमें लीकेज चेक करना कि कहीं लीकेज तो नहीं है। तीसरी प्रक्रिया हमारी, ये तीसरी थी। चौथी प्रक्रिया हमारी होगी वैक्यूम करना। वैक्यूम करने का मतलब होता है उसके अंदर की नमी को बाहर निकालना, यानी वैक्यूम करना। और पांचवी प्रक्रिया होती है हमारी गैस चार्ज करना। गैस चार्ज करना। इस हिसाब से टोटल ये हमारी 5 प्रक्रियाएं हैं। इतने में हमारी फ्रिज हो चाहे एसी हो, जो भी मशीन हो वो ठंडा करने लगेगी। ये 5 प्रक्रियाएं अपनाएंगे। सबसे पहली है एनआरवी लगाना। एनआरवी लगाने का मतलब होता है कंप्रेसर मोटर जब हमारी फ्रिज नई खरीद के लाती है ना, तो उसकी चार्जिंग लाइन में एनआरवी नहीं लगा होता है, उसमें चार्जिंग लाइन में पिंच होता है। पिंच होने का मतलब समझ रहे हैं? ये जो चार्जिंग लाइन की पाइप है, इसके मुंह को लास्ट में दबाया गया होता है, बिल्कुल दबा दिया जाता है कि यहां से गैस बाहर ना निकले, और जो बचता है उसको वेल्डिंग करके बढ़िया तरीके से जोड़ दिया जाता है कि अब इससे गैस बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो ये हो गया कंपनी का, ऐसे रहता है। हमें क्या करना होता है अगर इसमें गैस चार्ज करनी है तो सबसे पहले एनआरवी लगाना होगा। एनआरवी देखिए इस प्रकार से यहां से हम काटेंगे और यहां पर जोड़ेंगे अपना एनआरवी वाल्व। एनआरवी वाल्व हमारी एक पाइप होती है, जानते हैं, छोटा सा। आगे इसमें चूड़ीदार नट लगा होता है, इस तरह से इसमें चूड़ियां बनी होती हैं ऐसे। ये हो गया हमारा एनआरवी। एनआरवी लगाने के लिए फ्रिज के कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन में एनआरवी वाल्व को लगा करके वेल्डिंग करके बढ़िया तरीके से जोड़ देंगे। यहां पर कोई फ्लक्स पाउडर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कंप्रेसर की चार्जिंग लाइन और एनआरवी वाल्व दोनों कॉपर के होते हैं, इसलिए यहां कोई भी पाउडर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। यानी सबसे पहले एनआरवी वाल्व को लगा करके वेल्डिंग कर देना है, ताकि अब हम इसी के जरिए प्रेशर चढ़ाएंगे, वैक्यूम करेंगे, सारे काम इसी के जरिए करेंगे। जब पहले, कुछ समय पहले जब एनआरवी वाल्व नहीं था, तो यहां पर फ्लेयर नट लगाना पड़ता था, फिर सर्विस वाल्व लगाना पड़ता था, तब जाके पाइप जोड़ने की जगह बनती थी। लेकिन अब क्या है, नॉर्मल एनआरवी वाल्व जोड़िए और यहां पर हमें पाइप जोड़ने की जगह बन जाती है। एनआरवी वाल्व जानते हैं ना, इसके बीच में एक पिन भी होती है। एनआरवी वाल्व का मतलब जैसे बाइक में हवा भरने वाला जो पॉइंट होता है, छुच्छी होता है, वही एनआरवी वाल्व होता है। यहां पर देखिए, उसी को समझिए हमने यहां पे लगा लिया। यानी अब अगर इसके अंदर दबाएंगे तो इसके अंदर अगर हवा रहेगी तो वो हवा बाहर निकलेगी, और अगर हवा भरना हो तो भी उसको दबा के ही हवा अंदर जाएगी, नहीं तो हवा अंदर जाएगी नहीं। यानी वो पिन जब तक दबेगी नहीं तब तक हवा ना तो बाहर जाएगी ना तो अंदर आएगी। ठीक है, ये है एनआरवी वाल्व। तो सबसे पहली प्रक्रिया जो हमारी है वो तो नॉर्मल है, एनआरवी लगाना। इसको हम लगा करके वेल्डिंग करके जोड़ देंगे। अब हमारी दूसरी प्रक्रिया आएगी फ्लैक्सिंग करना। बाकी का हम मिटा देते हैं अभी और एक एक प्रक्रिया करके समझते हैं। सबसे पहले यहां पर अब हमारी प्रक्रिया फ्लैक्सिंग करना। फ्लैक्स, हाँ बोलिए। एनआरवी वाल्व जब लगाएंगे तभी लगाएंगे जब इसके अंदर गैस वैस ना हो। अगर गैस है तो एनआरवी वाल्व लगा नहीं पाएंगे, मतलब एनआरवी लगाएंगे तो गैस उड़ी जाएगी। कुल मिला के इस पाइप को काटे बिना एनआरवी वाल्व नहीं लग सकता। तो इस पाइप को काटेंगे उसके बाद ही एनआरवी वाल्व लगाएंगे। यानी पाइप कटी है, लगता है कि गैस लीक कर गई है, उसमें गैस नहीं है और अब गैस भरना ही है, तो पहले पाइप को काटना पड़ेगा। यानी जब गैस उड़ ही चुकी है और गैस भरने ही जा रहे हैं तो फिर गैस बचाने की क्या जरूरत है उसमें। यानी पूरी गैस को उड़ जाएगी यहां से और फिर से हमारा वाल्व लग जाएगा। अब इसमें वाल्व अगर लग गया तो समझिए अब इसके अंदर गैस वैस नहीं है। ठीक, गैस ऑटोमेटिक नहीं, कहीं से लीकेज वगैरह होता है तब गैस उड़ता है, अपने आप गैस नहीं उड़ता है। कहीं कुछ दिक्कत होती है तब गैस उड़ता है। अब देखिए, एनआरवी वाल्व लगने के बाद हमारा फ्लैक्सिंग करना प्रक्रिया है। फ्लैक्सिंग करने का मतलब होता है सिस्टम के पाइपों के अंदर के कचड़े को बाहर निकालना। यानी ये जो कंडेंसर है ये लोहे का बना है, ये गैस को वेपर से द्रव यानी भाप को पानी बनाता है। यानी कि लोहे में पानी घूमता है, और लोहे में अगर पानी घूमेगा तो जंग लगेगा, जंग लगेगा तो झड़ करके कहीं इकट्ठा हो जाएगा और जाकर के कहीं जाम कर देगा, और जाम करेगा गैस का बहाव रुकेगा, इसलिए हमारी फ्रिज या एसी ठंडा नहीं करेगी, बोलेंगे चोक हो गया है। तो हमें क्या करना है, पाइपों के अंदर के कचड़े को साफ करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं फ्लैक्सिंग करना। फ्लैक्सिंग दो जगह से किया जाता है, जिसमें सबसे पहली फ्लैक्सिंग होती है हमारी कंडेंसर की फ्लैक्सिंग। पहली फ्लैक्सिंग होती है कंडेंसर की फ्लैक्सिंग। कंडेंसर की फ्लैक्सिंग पहली फ्लैक्सिंग हमारी है।
कंडेंसर की फ्लेक्सिंग करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले कंडेंसर के आउटपुट में लगे फिल्टर को काट कर या वेल्डिंग गन से गर्म करके अलग कर देंगे। काट के भी अलग कर सकते हैं या फिर गर्म करके भी अलग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देंगे कभी किसी भी पाइप को अगर गर्म करके अलग करने जा रहे हैं तो यह कंफर्म होना चाहिए कि इस पाइप में पहले से गैस नहीं है, यानी गैस नहीं होनी चाहिए तभी किसी पाइप को गर्म करना चाहिए। अगर उसमें गैस है और आप गर्म कर देंगे तो क्या होगा? विस्फोट कर जाएगा, है ना? तो इसलिए कोई भी पाइप कभी भी गर्म करने जाए, अगर ये क्लियर है कि अब इसके अंदर गैस नहीं है, नमी हवा नहीं है, तब हम इसको गर्म करके भी अलग कर सकते हैं। नहीं तो अगर लगता है कि इसमें गैस भी हो सकती है तो हम ट्यूब कटर से काट के भी अलग कर सकते हैं। ट्यूब कटर से काट के अलग करेंगे तो बाद में फिर से उसमें वही फ्लेयर वगैरह बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपस में जोड़ने के लिए। वैसे ट्यूब कटर यहां से काटेंगे आउटपुट से, कंडेंसर के आउटपुट से अगर काटेंगे तो आगे फिल्टर जोड़ना होता है, नहीं बनाना पड़ेगा। आराम से आप कंडेंसर को काटिए और दूसरा जो नया वाला फिल्टर है उसको लगा के वेल्डिंग करके बढ़िया से जोड़ दीजिए। जब जब फ्रिज में गैस चार्ज किया जाता है हर बार फिल्टर को बदल दिया जाता है, यानी हर बार फिल्टर को नया लगाएंगे। अब समझिए, कंडेंसर के आउटपुट में लगे फिल्टर को काटकर अलग कर देंगे। आउटपुट में, आउटपुट का मतलब समझ रहे हैं? आउटपुट का मतलब जहां से आउट होता है। जैसे अगर पूछा जाए कि कंडेंसर के आउटपुट में क्या जुड़ा होता है? फिल्टर। कंडेंसर के इनपुट में क्या जुड़ा होता है? कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन, है ना? फिल्टर के आउटपुट में क्या जुड़ा होता है? कैपिलरी ट्यूब। और कैपिलरी ट्यूब के इनपुट में क्या जुड़ा होता है? फिल्टर। इनपुट आउटपुट समझना है। इनपुट का मतलब जहां से गैस आ रही है और आउटपुट का मतलब जहां गैस जा रही है। तो क्या करें? सबसे पहले जो हम फ्लेक्सिंग करते हैं वो कंडेंसर की करेंगे। कंडेंसर की फ्लेक्सिंग करने के लिए सबसे पहले कंडेंसर के आउटपुट में लगे फिल्टर को काट के या वेल्डिंग गन से गर्म करके अलग कर देना होगा, यानी इसको हमें काट देना है या फिर इसको वेल्डिंग गन के माध्यम से गर्म करके अलग कर देना है। जब इसको अलग करेंगे तो अब इसका आकार हमारे पास कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखिए इस तरह से, यहाँ पे ये फिल्टर हमारा है इस तरह से, और ये फिल्टर को हम साइड कर दिए और काट करके उसको अलग करके हमने उधर कर दिया। अब ये कंडेंसर की आउटपुट हमें दिखाई दे रही है। हम क्या करेंगे? अब कंप्रेसर मोटर को चालू करेंगे। फ्रिज में जो लगा है वही वाला कंप्रेसर, कंप्रेसर को चालू करेंगे और कंडेंसर के आउटपुट में लगी हुई पाइप को हाथ के अंगूठे से दबाएंगे और इसे तब तक दबाए रखेंगे जब तक इसमें पूरा प्रेशर ना भर जाए। जब इसमें प्रेशर भर जाए तो हाथ के अंगूठे को झटके से हटाएंगे, जिससे प्रेशर के साथ कंडेंसर के अंदर का कचरा भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है? यानी सबसे पहले कंडेंसर के आउटपुट में लगे फिल्टर को काट कर या वेल्डिंग गन से गर्म करके अलग कर देंगे। उसके बाद मोटर को चालू करेंगे, यानी फ्रिज को चालू करेंगे। कंडेंसर के आउटपुट की पाइप को हाथ के अंगूठे से दबाएंगे। इसे तब तक दबाए रखेंगे जब तक इसमें प्रेशर ना भर जाए। जब इसमें प्रेशर भर जाए तो झटके से हटाएंगे, जिससे प्रेशर के साथ कंडेंसर के अंदर का कचरा भी बाहर निकल जाएगा। जब हम फ्लेक्सिंग कर रहे होते हैं उस समय वेल्डिंग गन के माध्यम से इसकी पाइपों को हम हल्का हल्का गर्म भी कर सकते हैं। गर्म करने से फायदा यह होगा कि कहीं पे अगर नमी वगैरह होगी तो वो नमी पिघल करके निकल जाएगी और हम उसी समय फ्लेक्स कर रहे होंगे तो जल्दी ये कंडेंसर साफ हो जाएगा। यानी कि फ्लेक्सिंग करते समय कंडेंसर की पाइपों को गर्म भी कर सकते हैं। गर्म करते समय ध्यान देना है कि जो हमारा वेल्डिंग गन चलेगा वो डायरेक्ट ऐसे सीधे नहीं चलना चाहिए। अगर डायरेक्ट सीधे चलेगा तो फ्रिज के पीछे की जो बॉडी है उसका पेंट खराब हो जाएगा, उसका कलर खराब हो जाएगा। तो गन कैसे चलाना है? ऊपर से ऐसे नीचे की साइड में चलाना है या फिर नीचे से ऐसे ऊपर की साइड में चलाना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं मारना है। और गर्म ज्यादा कहां करना होता है? ये जहां मोड़ होते हैं इन मोड़ों पर, यानी साइड से लेकर के ऐसे ऐसे या फिर इस साइड से लेकर के ऐसे ऐसे, इस तरह से हमें इसको गर्म करना होता है। गर्म कर सकते हैं, कंडेंसर बढ़िया से साफ हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया से। कंडेंसर की फ्लेक्सिंग करते समय जब अंगूठे से दबाएंगे तो इसको ऐसा नहीं है कि इतना दबा ले कि पूरा ताकत आजमा ले कि देखते हैं आज ही कितना ताकत है, हमारे में कितना ताकत है। ऐसा नहीं करना है। कभी कभी अगर आप बहुत तेज इसको दबा देते हैं, जब झटके से छोड़ेंगे ना, कंप्रेसर का तेल भी उठा के वहां तक फेंक देता है। और अगर कंप्रेसर का तेल पाइपों में चढ़ गया तो समझिए कि फिर बहुत साफ करना पड़ेगा, तब तक करना पड़ेगा जब तक वो तेल उसमें सूख के साफ ना हो जाए। तो ऐसे में बहुत अधिक ताकत भी यहां पे नहीं लगानी होती कि नहीं पूरा ताकत आजमाए इस पे, ऐसा नहीं है। इसको बस नॉर्मली दबाना है फिर छोड़ना है, दबाना है छोड़ना है। बाकी हम दबाएंगे तो उसको समझ लेंगे, फील करेंगे, महसूस करेंगे कि कितना दबाना है उसको, है ना? इस तरह से दबाना है और झटके से छोड़ना है। और यह प्रक्रिया तब तक करना है जब तक इसके अंदर से कचरा आना बंद ना हो जाए।
क्लियर है? कंडेंसर को साफ कर लेंगे। अब कंडेंसर के अंदर कचरा नहीं है, कंप्रेसर के अंदर कचरा होता नहीं है, क्योंकि कंप्रेसर के पास खुद की पावर है। अगर इसके पास कचरा उचड़ा रहेगा तो ये उठा के ढकेल के फेंक देगा आगे, आगे वाला उसको अपना समझे, मतलब ये नहीं कचरा रखेगा। अगर यहाँ कचरा है तो ये इसकी पाइपों में से ये धक्का देके आगे तक पहुंचा लेगा, आगे वाला उसे अपना समझे कि क्या करना है। ठीक है, अब देखिए कंप्रेसर में कचरा रुकता नहीं है, कंडेंसर को हमने साफ कर लिया। अब आगे हमारे पास इसमें लगा हुआ है फिल्टर। फिल्टर को क्या करेंगे, अब हम नया फिल्टर प्रयोग करेंगे और वापस वेल्डिंग करके इसको जोड़ देंगे जहां से हमने खोला। वापस वेल्डिंग करके इसको जोड़ दिया, नया फिल्टर लगा लिया हमने, नया फिल्टर। फिल्टर का कार्य क्या होता है, रेफ्रिजरेंट को छानकर शुद्ध करना। नया फिल्टर लगा करके वापस से जोड़ लिया। कंप्रेसर में भी कचरा नहीं है, कंडेंसर भी साफ कर लिया, फिल्टर को बदल दिया तो फिल्टर भी साफ हो गया। फिल्टर को बदलना कई कारण से जरूरी है। पहली बात तो यहां काट के दोबारा जोड़ेंगे, फिल्टर की बॉडी पतली होती है, बढ़िया से जोड़ नहीं पाता। दूसरी बात, आज तक फ्रिज जितने भी दिन चली होगी, अगर कोई कचरा वगैरह होगा तो सब फिल्टर में आके रुका होगा। फिल्टर को ही बदल देंगे, कचरा सीधा बाहर हो जाएगा। फिल्टर को हम फ्लक्स नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जाली होती है ना। अगर हाथ धुल उल के लगाना चाहे तो जुगाड़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उससे अच्छा है कि इसको हमेशा बदल दिया जाता है। तो इसको सभी लोग हमेशा बदल देते हैं, यानी हर बार फिल्टर को बदल देना चाहिए। अब फिल्टर बदलने के बाद बचा कैपिलरी ट्यूब और एवापोरेटर, यही बचा, कैपिलरी ट्यूब और एवापोरेटर। तो दूसरी फ्लैक्सिंग हमारी होती है एवापोरेटर की फ्लैक्सिंग। दूसरी फ्लैक्सिंग एवापोरेटर की फ्लैक्सिंग होती है हमारी, एवापोरेटर की फ्लैक्सिंग। एवापोरेटर की फ्लैक्सिंग करने के लिए एवापोरेटर के आउटपुट यानी कि कंप्रेसर के सक्शन लाइन की पाइप को काटकर अलग करते हैं, यानी ये वाली पाइप, यानी एवापोरेटर के आउटपुट यानी कंप्रेसर के सक्शन लाइन की पाइप को काट करके अलग कर देते हैं। अलग करेंगे, अब ये पाइप कुछ ऐसी दिखाई देगी, अलग हो गई। अब कंप्रेसर मोटर को चालू करेंगे और कंप्रेसर को चालू करने के बाद एवापोरेटर के आउटपुट की पाइप को, यानी जो एवापोरेटर से आउटपुट की पाइप है उसको हाथ के अंगूठे से दबाएंगे और इसको भी तब तक दबाए रखेंगे जब तक इसमें पूरा प्रेशर ना भर जाए। जब इसमें पूरा प्रेशर भर जाए, हाथ के अंगूठे को झटके से हटाएंगे, जिससे प्रेशर के साथ एवापोरेटर के अंदर का कचरा भी बाहर निकल जाएगा। और यह प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक एवापोरेटर से कचरा आना बंद ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम एवापोरेटर को भी फ्लक्स कर सकते हैं। अगर एवापोरेटर में हवा बहुत धीरे धीरे आ रही है तो भी हम फ्लैक्सिंग करते रहेंगे। अगर एवापोरेटर की फ्लैक्सिंग करने जा रहे हैं और हमने बाद में देखा कि यहां तो हवा आ ही नहीं रही है बिल्कुल, इसका क्या कमी हो सकती है, या तो हमने जो वेल्डिंग किया है वो ब्लॉक होगा या कैपिलरी ट्यूब जाम होगी। और अगर हवा यहां नहीं आ रही है तो कैपिलरी ट्यूब को बदलना पड़ जाएगा। अगर हवा बिल्कुल थोड़ा थोड़ा भी आ रही है तो कोई बात नहीं, फ्लैक्सिंग करते रहिए, सही हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या, यानी अगर हवा थोड़ी थोड़ी भी आ रही है तो फ्लैक्सिंग करते रहिए, सही हो जाएगा। लेकिन अगर बिल्कुल नहीं आ रही है तो समझिए या तो आपका जोड़ गड़बड़ है, यानी आपने जो जोड़ा वो जो कैपिलरी ट्यूब के अंदर का व्यास जो होता है वो बहुत कम होता है। अगर उसमें जरा सा भी ब्रीजिंग रॉड वगैरह पिघल के चला गया तो अंदर से ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, फिर वहां से हवा क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो इसलिए या तो आपका जोड़ खराब होगा या तो फिर कैपिलरी ट्यूब जाम होगी, तभी हवा यहां नहीं आएगी, नहीं तो यहां पे हवा आनी चाहिए। अब यहां से जब हम फ्लैक्सिंग करेंगे तो बढ़िया से एवापोरेटर की भी फ्लैक्सिंग कर लेंगे, तब तक करेंगे जब तक इसके अंदर से भी कचरा आना बंद ना हो जाए। जब इसके अंदर से कचरा आना बंद हो जाएगा तो वापस से हम हाथ के अंगूठे को हटाएंगे और जो पाइप हमने काटा था उसी पाइप को वापस से आपस में लगा करके वेल्डिंग करके जोड़ देंगे। क्लियर, हमने क्या क्या किया अभी, केवल फ्लैक्सिंग एनआरबी पहली प्रक्रिया में लगाए। दूसरी प्रक्रिया फ्लैक्सिंग करना। फ्लैक्सिंग कहां कहां से किया जाएगा, दो जगह से, कौन कौन सा, कंडेंसर की फ्लैक्सिंग और एवापोरेटर की फ्लैक्सिंग। कंडेंसर की फ्लैक्सिंग और एवापोरेटर की फ्लैक्सिंग, तो दोनों फ्लैक्सिंग हमारी हो जाएगी। अब पाइपों के अंदर कचरा नहीं है, नहीं है, पाइपों के अंदर कचरा नहीं है, लेकिन अभी अभी हमने पाइप को कुछ जगहों से काटा था। कहां से, एक तो कंडेंसर के आउटपुट से, यहां से एक जगह, दूसरा फिल्टर के आउटपुट से, तीसरा सक्शन लाइन की पाइप को, तीन जगह से काटा था ना, काट करके जोड़ा तभी तो फ्लैक्सिंग हुआ है। अब ये जो तीन जगह से कटी हुई पाइपें हैं, यहां से जो हमारा जोड़ है हो सकता है कि लीकेज हो कहीं, यानी जो हमने वेल्डिंग किया वो हो सकता है कि वो अच्छा ना जुड़ा हो,
या कहीं भी और, ये हमारे जोड़ के अलावा किसी और जोड़ पे हो सकता है कि लीकेज हो। तो हमारी जो अगली प्रक्रिया होती है फ्लेक्सिंग करने के बाद, अगली प्रक्रिया हमारी होती है प्रेशर चढ़ाना। क्या होती है? प्रेशर चढ़ाना। प्रेशर चढ़ाने का मतलब होता है लीकेज चेक करना। जो हमारी तीसरी प्रक्रिया है वो है प्रेशर चढ़ाना। यहां से हम प्रेशर चढ़ाएंगे, प्रेशर चढ़ाना। अब इसमें हमें प्रेशर भरना है। प्रेशर किस लिए भरना है? किस लिए भरना है? लीकेज चेक करने के लिए। हाँ, लीकेज चेक करने के लिए प्रेशर चढ़ाने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक वर्कशॉप कंप्रेसर होना चाहिए। एक वर्कशॉप कंप्रेसर जानते हैं ना? एक वर्कशॉप कंप्रेसर होना चाहिए। कंप्रेसर हमारा जो फ्रिज वाला होता है वही कंप्रेसर होता है, बस जो एनआरबी होता है ऐसा, इसको लगा करके इससे इसके सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन में वेल्डिंग कर देते हैं, ताकि यहां पाइप जोड़ने के लिए जगह बन जाए, मतलब ऐसे चूड़ीदार हो जाए, इसमें हम पाइप को टाइट कर सकें। लेकिन इसके बीच में जो एनआरबी पिन होती है वो खोल के बाहर निकाल लेते हैं, मतलब वो नहीं होनी चाहिए इसमें। यानी उस पिन को हम बाहर निकाल लेंगे, इसमें पिन लगी रहेगी, इसमें नहीं लगी रहेगी। वर्कशॉप कंप्रेसर में एनआरबी पिन को बाहर निकाल लेते हैं, मतलब उसमें नहीं होना चाहिए। तो है क्या? जैसे मान लीजिए कि ये इसकी डिस्चार्ज लाइन है और यहां बना दे रहे हैं सक्शन लाइन और इधर बना दे रहे हैं ये चार्जिंग लाइन है। ठीक है? अब हमारे पास एक वर्कशॉप कंप्रेसर होना चाहिए, एक प्रेशर गेज होना चाहिए। प्रेशर गेज यहां पर हम बनाते हैं, एक प्रेशर गेज हमारे पास होना चाहिए। देखिए इस तरह का प्रेशर गेज रेड कलर का होता है, ये उसका हैंडल है और ये ऊपर ऐसे घड़ी के आकार का है, ये प्रेशर गेज हो गया। ठीक है? हमें क्या करना है? हमारे पास एक वर्कशॉप कंप्रेसर, एक प्रेशर गेज और दो रबड़ की चार्जिंग पाइप की भी जरूरत पड़ती है। दो रबड़ की चार्जिंग पाइप की जरूरत पड़ती है, जो कि जानते हैं ना ब्लैक कलर की होती है। अब ये जो पाइप है रबड़ वाली हमारी, सबसे पहले वर्कशॉप कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में रबड़ की चार्जिंग पाइप का एक सिरा जोड़ देंगे और उसी पाइप का जो दूसरा सिरा होगा अपने प्रेशर गेज के इनपुट वाले में जोड़ देंगे, या साइड वाले को हम इनपुट बोल सकते हैं, क्योंकि यहां से इन करवाना होता है। गेज का निचला सिरा हमेशा सिस्टम में जोड़ा जाएगा ना। टूल्स में हम लोग समझ चुके हैं कि गेज का निचला सिरा हमेशा सिस्टम में जोड़ा जाता है। तो हमें क्या करना है? एक रबड़ की चार्जिंग पाइप लेनी है, वर्कशॉप कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में जोड़ना है और उसी रबड़ की चार्जिंग पाइप का दूसरा सिरा गेज के इनपुट में जोड़ना है। जुड़ गया। और जुड़ने के बाद जो गेज का आउटपुट है, यानी गेज का जो नीचे वाला सिरा है, उसमें दूसरी रबड़ की चार्जिंग पाइप जोड़ेंगे और इस चार्जिंग पाइप का दूसरा पिन वाला सिरा, यहां पे ध्यान देना है, इधर पिन वाला सिरा जुड़ना चाहिए। इसमें पिन वाला इधर हो जाए उधर हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन जो फ्रिज की तरफ जुड़ेगा दूसरा पिन वाला सिरा हमेशा एनआरबी वाल्व में, यानी फ्रिज के कंप्रेसर के एनआरबी में, चार्जिंग लाइन में लगे एनआरबी वाल्व में जोड़ देंगे। मतलब समझ रहे हैं ये कैसे जुड़ गया? इस समय देखिए, वर्कशॉप कंप्रेसर है, डिस्चार्ज लाइन है, उसमें एक पाइप को जोड़ दिया गया, उस पाइप का दूसरा सिरा गेज के इनपुट में जोड़ा गया। ये जो पहली वाली चार्जिंग पाइप है, ये इधर से लग जाए या उधर लग जाए, बदल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो दूसरी रबड़ की चार्जिंग पाइप लगेगी उसमें गेज के नीचे वाले सिरे में जोड़ा जाएगा बिना पिन वाला, और जो हमारे फ्रिज में जोड़ना है, यानी फ्रिज के कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन के एनआरबी वाल्व में जो जुड़ेगा वो पिन वाला जोड़ना है। यहां पे जरूरी ध्यान देना है कि पिन वाला ही जोड़ना है ना, क्योंकि इसके एनआरबी में पिन है और अगर वो दबेगी नहीं तो वो गैस को ना तो अंदर जाने देगी ना तो बाहर निकलने देगी। तो दूसरा पिन वाला सिरा चार्जिंग लाइन में लगे एनआरबी वाल्व में जोड़ देंगे। तो ऐसे जुड़ गया। जुड़ने के बाद हमारे फ्रिज का कंप्रेसर बंद रहेगा, ऑफ रहेगा। फ्रिज का कंप्रेसर केवल फ्लैक्सिंग करते समय चल रहा था, बाकी टाइम में अब बंद रहेगा। अब वर्कशॉप कंप्रेसर को चालू करेंगे। चालू कर लिया। वर्कशॉप कंप्रेसर को जब चालू करेंगे, ये क्या करेगा? सक्शन लाइन से क्या करेगा? गैस को खींचेगा, हवा को खींचेगा, और डिस्चार्ज लाइन से क्या करेगा? हवा को भरेगा, यानी फेंकेगा। और जब हवा डिस्चार्ज लाइन से निकल के जाएगी तो गेज का हैंडल भी खुला रहेगा, और हैंडल खुला होने के कारण यहां से गैस निकल करके जाएगी रबड़ की चार्जिंग पाइप के माध्यम से होते हुए, इस चार्जिंग लाइन के माध्यम से होते हुए पूरे सिस्टम में भराएगी। भराएगी। अच्छा, यहां से जब गैस निकल के आएगी, आप ये चार्जिंग लाइन है इसको समझिए, अगर गैस निकल के यहां से आएगी तो क्या डिस्चार्ज लाइन की तरफ जाएगी? जाएगी कि नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। ये इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि ये कंप्रेसर बंद है। लेकिन अगर इधर नहीं जाएगी तो यहां से चार्जिंग लाइन से निकल के सक्शन में तो जाएगी ना, क्योंकि सक्शन और चार्जिंग एक ही है।
तो जब सक्शन में जाएगी तो यहां से होते हुए इवापोरेटर में, कैपिलरी में, फिल्टर में, कंडेंसर में होते हुए यहां तक हवा आएगी। यानी डिस्चार्ज लाइन के रास्ते से नहीं जाएगी, उल्टा रास्ता से यहां तक पहुंचेगी। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से इसमें प्रेशर भराएगा, और जब इसमें प्रेशर भराएगा तो इसकी जो सुई है वो ऊपर उठेगी क्या, कि वही रहेगी? ऊपर उठेगी ना। जब इसकी सुई लगभग 250 से 350 के आसपास पहुंच जाए, जैसे 250 से 350 के आसपास पहुंच जाए, तो समझिए हमारा प्रेशर लगभग चढ़ चुका है। हमें इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं भरना चाहिए। अगर चाहें तो पूरा फुल प्रेशर भी भर सकते हैं, जितना सुई में गेज है 550 तक, वहां तक भर सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा प्रेशर भरेंगे तो दिक्कत इस बात की है कि ये जो इवापोरेटर है ये टेढ़ा हो जाता है। कभी कभी जो इवापोरेटर होता है उसका जो आकार होता है, फ्रिज में देखेंगे तो ऐसा होता है। अब अगर आप टेढ़ा करवा देंगे तो उसका आकार कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसे, मतलब कुछ डिजाइन में बन जाएगा। तो इस तरह से ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये फिटिंग नहीं बैठेगा, देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसमें प्रेशर एक लिमिट में ही चढ़ाना है। प्रेशर कितना चढ़ाना चाहिए, देखिए क्या होता है ना, कि अगर बड़ा लीकेज कहीं रहता है तो जैसे प्रेशर हम 50 है 60 पे जाता है, तब तक हमारा सुनाई देने लगता है गैस तो यहां निकल रही है। अगर बहुत बारीक लीकेज होता है तभी हमें ज्यादा प्रेशर भर के चेक करना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रेशर भरेंगे, 250 से 350 तक लगभग प्रेशर हमने भर दिया। मान लीजिए कि 250 पे ही हमने भरा और सुई 250 पे पहुंच गई, तो हैंडल को क्या करेंगे, सबसे पहले हैंडल को बंद करेंगे और कंप्रेसर को भी बंद कर देंगे। हैंडल भी बंद कर दिया, कंप्रेसर भी बंद कर दिया, और ये जो कंप्रेसर की पाइप थी इसको खोल करके यहां से अलग कर दिया, हटा दिया कंप्रेसर। क्या ये सुई वहीं रुकी रहेगी कि नीचे आएगी? रुकी रहेगी ना। अगर सुई वहीं रुकी है, बिल्कुल पूरी तरह से रुकी है, 10 15 20 मिनट आधा घंटा इंतजार कर रहे हैं, और अगर अभी भी सुई रुकी है तो इसका मतलब क्या है, सिस्टम में कोई कमी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सुई धीरे धीरे नीचे आ रही है तो क्या होगा, लीकेज, सिस्टम में कहीं ना कहीं लीकेज है, यही है ना। और अगर कहीं लीकेज है तो साबुन या शैम्पू का झाग बनाएंगे, और जो जोड़ हैं उन जोड़ों को सबसे पहले चेक करेंगे, बाकी फिर बाकी जगहों पे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज हमारे हैं जोड़, क्योंकि जो भी लीकेज होते हैं वो मैक्सिमम जोड़ों पर ही होते हैं, यानी जोड़ों पे लीकेज होने के चांस सबसे ज्यादा होता है। तो जोड़ों को बारी बारी से चेक करेंगे, जब लीकेज मिल जाए तो सबसे पहले इसके अंदर भरी हुई हवा को हैंडल खोल के उड़ाएंगे, उसके बाद वेल्डिंग करना शुरू करेंगे। पहले उड़ा के तभी ना करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं जैसे ही झाग लगाया लीकेज मिला तुरंत वेल्डिंग गन लगाया और जोड़ना शुरू कर दिया। क्या हो जाएगा अगर तुरंत जोड़ेंगे तो? फिर ब्लास्ट करेगा, विस्फोट करेगा वहां पे। क्यों? अंदर प्रेशर का दबाव भरा और आप गर्म कर रहे हैं तो विस्फोट तो करेगा ना। तो हमें क्या करना है, पहले इसके अंदर की हवा को बाहर उड़ाना है और फिर वेल्डिंग करके उसको जोड़ के सही करना है, और फिर कंफर्म करना चाहते थे एक बार और प्रेशर चढ़ा के चेक करना है कि वो सही हुआ कि नहीं। ठीक है, इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं कि वो सही हुआ कि नहीं हुआ। अगर फिर भी सही नहीं हुआ तो फिर उसको एक बार और जोड़िए, है ना। जैसे पंचर चेक करने वाले नहीं होते, पंचर कुछ लोग बना करके दोबारा नहीं चेक करते, इतना कॉन्फिडेंस रहता है बस सही है लगा दो, है ना। और कुछ लोग दोबारा फिर चेक करते हैं, फाइनल करते हैं कि नहीं देखिए पंचर नहीं है। तो ऐसा है, आपके जोड़ आपके ऊपर है। बहुत सारे जोड़ ऐसे हैं मिस्त्री जो बिना चेक किए खाली जोड़ देते हैं और देख के बता देते हैं इसमें लीकेज हो सकता है कि नहीं हो सकता। वो सब लोग बता देते हैं, मतलब आप भी बता देंगे, बस टाइम लगेगा थोड़ा सा। अब देखिए यहां पर इसमें प्रेशर चढ़ गया, सुई 250 पे मान लीजिए कि रुकी है, अब लीकेज नहीं है, यानी अब वापस नहीं आ रही है, सुई वहीं रुकी है। जब सुई वहीं रुकी है तो ये कंफर्म हो गया ना कि अब लीकेज नहीं है। हमने पाइप के अंदर के कचड़े को भी साफ कर लिया, इसका लीकेज भी चेक कर लिया, मान लीजिए लीकेज मिला तो देख के सही कर लिया, अब इसमें लीकेज नहीं है, फाइनल हो गया। लीकेज जब नहीं रहे तो इसके गैस को उड़ा देना है, उड़ा दिया। गैस को उड़ा देंगे तो सुई कहां आ जाएगी, जीरो पे। अब प्रेशर चढ़ाने के बाद अगली प्रक्रिया हमारी होती है वैक्यूम करना। ये चौथे नंबर की प्रक्रिया हमारी है वैक्यूम करना। वैक्यूम करने का मतलब होता है सिस्टम के अंदर की नमी को बाहर निकालना। जब होगा क्या कि जब इसमें हम प्रेशर 250 तक चढ़ाए रहेंगे ना, हैंडल को हम खोल देंगे, सुई जीरो पे तो आ जाएगी, लेकिन अगर इसमें मान लीजिए कि 100% हवा भरे थे ना, अगर निकाल भी देंगे तो 95% हवा निकल जाती है, उसी में 5% हवा रही जाती है। और ये जो बची हुई 5% हवा है इसको भी हमें बाहर निकालना पड़ेगा। अगर ये 5% हवा उसमें रह जाए तो बाद में जब हमारी गैस चार्ज होगी ना, तो पहले से हवा है,
हमारी जो गैस चार्ज कर रहे हैं फ्रियान गैस ठंडी गैस है, तो हवा को ठंडा करेगी, और हवा ठंडा होगा तो पानी बनेगा, पानी ठंडा होगा तो बर्फ बनेगा, बर्फ बनेगा तो कहीं जाम करेगा, जाम करेगा तो फिर ठंडा नहीं होगा फ्रिज। तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना, ये जो 5% हवा है उसको भी बाहर निकालना, यानी वैक्यूम करना। वैक्यूम करने के लिए ये जो प्रेशर गेज था, इसके स्थान पे कंपाउंड गेज प्रयोग करेंगे। कौन सा गेज? कंपाउंड गेज। कंपाउंड गेज में क्या होगा? माइनस में भी सुई जाती, इसलिए कंपाउंड गेज प्रयोग करेंगे। प्रेशर गेज के स्थान पे कंपाउंड गेज प्रयोग करेंगे, और वर्कशॉप कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से रबड़ की चार्जिंग पाइप को खोलकर सक्शन लाइन में जोड़ देंगे। यही करेंगे ना, सक्शन लाइन में जोड़ देंगे। अब फ्रिज का कंप्रेसर हमारा वैसे ही बंद रहेगा, वर्कशॉप कंप्रेसर को चालू करेंगे। चालू कर दिया। अब जब ये चालू होगा, ये क्या करेगा? गैस को सक्शन लाइन से क्या करेगा? खींचेगा। अगर यही हम वैक्यूम पंप से करना चाहें तो यही वाली पाइप वैक्यूम पंप में जोड़ेंगे, सक्शन लाइन की बजाय वैक्यूम पंप में जोड़ेंगे, वो भी हवा को खींचने का ही काम करेगी। अब यहां सक्शन लाइन में जोड़ेंगे और इस कंप्रेसर को चलाएंगे। जब चलाएंगे तो गेज की सुई अब की बार किधर चलेगी? -30 तक, यही ना। और -30 में ये जो गेज की सुई है, जैसे ही चालू करेंगे 1-2 मिनट के अंदर आ जाती है, लेकिन फिर भी हमको चलाते रहना होता है। कम से कम 5-7 मिनट तो इसको चलाना ही होता है। 5-7 मिनट तक बढ़िया तरीके से वैक्यूम करना होता है। वैक्यूम पंप से कर रहे हो तो भी 5 मिनट करना होता है। अगर ये एसी होती है तो आधा घंटा वैक्यूम करना होता है। जब इसकी सुई -30 पे आ जाए और समय लगभग 5-7 मिनट हो जाए, तो हम क्या करेंगे? इस गेज के हैंडल को बंद करके और इस पाइप को खोल करके हटा लेंगे, और ये कंप्रेसर भी अब हटा सकते हैं, इसकी जरूरत अब नहीं। हो गया, वैक्यूम हो गया। सुई -30 पे रुकी है। मान लीजिए हमने वैक्यूम किया और सुई -30 पे रुकी है, और थोड़ी देर बाद गैस चार्ज करने में हमको समय लग गया, 15-20 मिनट, आधा घंटा लग गया, और हम बाद में देखे करे सुई -30 पे नहीं, ये तो प्लस की तरफ, जीरो की तरफ जा रही है। अगर ये जीरो की तरफ जा रही होगी तो क्या दिक्कत होगी? लीकेज हो, यही ना। अच्छा, लीकेज होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कि अगर ये सुई -30 में रुकी है, ये सुई -30 पे रुकी है, और अगर इस समय इसके हैंडल को हम खोल दें तो सुई कहां चली जाएगी? जीरो पे, यही ना। अगर मान लीजिए सुई -30 पे रुकी है और हैंडल को हम ढीला करते हैं और पाइप को यहां से चेक करते हैं, तो यहां से यह हवा को खींचेगा कि फेंकेगा? खींचेगा कि फेंकेगा? खींचेगा। समझ रहे हैं क्या? हवा को यहां से खींचेगा ना, क्योंकि अंदर हवा नहीं है और बाहर हवा है। तो हवा अंदर तब तक जाएगी जब तक बाहर के दबाव के बराबर अंदर का दबाव ना हो जाए, इसलिए हवा को यहां से खींचेगा। और जब सुई जीरो पे चली जाएगी फिर भी खींचता रहेगा? नहीं खींचेगा, तब बंद हो जाएगा। यानी बिना कोई मोटर चले हुए भी यहां से हवा खींचेगा, खींचेगा ना। हाँ, अब देखिए, जब इसकी सुई, अब मान लीजिए कि -30 पे पहुंच गई, -30 पे पहुंच गई सुई, तो ये वैक्यूम हो चुका है। तो हमें इसमें अगली प्रक्रिया करना है। कौन सी हमारी अगली प्रक्रिया है? गैस चार्ज करना। ये फाइनल प्रक्रिया हमारी, गैस चार्ज करना। गैस चार्ज करना। गैस चार्ज करने के लिए सबसे पहले ये पाइप अभी वैक्यूम करने के लिए कहां जुड़ी थी? वैक्यूम पंप में या वर्कशॉप कंप्रेसर में? अगर वर्कशॉप कंप्रेसर में जुड़ी थी तो किस लाइन में जुड़ी थी? सक्शन लाइन। तो गैस चार्ज करने के लिए वर्कशॉप कंप्रेसर के सक्शन लाइन से चार्जिंग पाइप को खोलकर रेफ्रिजरेंट सिलेंडर में जोड़ देंगे। ये रेफ्रिजरेंट सिलेंडर, ठीक है, यहां हम थोड़ा छोटे साइज में बना रहे हैं। ऐसे, ये इसका हैंडल है, यहां से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये इसमें पाइप टाइट किया जाएगा ऐसे। ये रेफ्रिजरेंट सिलेंडर है और वो भी उल्टा है, सीधा नहीं लिए, उल्टा बनाए हैं, उल्टा ही रहेगा। ऐसे रेफ्रिजरेंट सिलेंडर लेंगे और ये सक्शन लाइन वाली पाइप को रेफ्रिजरेंट सिलेंडर में जोड़ देंगे। ये सक्शन लाइन वाली पाइप को रेफ्रिजरेंट सिलेंडर में जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ देंगे। जुड़ गया? जुड़ गया। अच्छा, सुई कहां पे है? -30 पे। और ये गैस में जुड़ चुका है हमारे रेफ्रिजरेंट में, जो भी गैस भर रही है। जैसे मान लीजिए कि यार 134 भरनी है तो 134 में जुड़ गया है, ठीक है, 134 गैस में जुड़ गया। जुड़ने के बाद सुई माइनस में है, कंप्रेसर बंद है, हैंडल बंद है, सब कुछ बंद है। हम क्या करेंगे
कि अभी तक इसके अंदर तो हवा नहीं है, लेकिन ये वाली जो पाइप है ना, गेज के पास से लेकर के यहां तक, इस पाइप में वातावरण की हवा है ना? हाँ, यहां से लेकर के आगे का पूरा वैक्यूम हमने कर लिया, लेकिन यहां वाली जो गेज से लेकर के गैस तक की पाइप है, उसमें अभी बाहर की हवा है, क्योंकि ये पाइप अभी टाइट की गई है, तो बाहर की हवा इसमें चली गई है। इस हवा को भी हमें निकालना पड़ेगा। इस हवा को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले इस हैंडल को, जो हमारे गैस का हैंडल है, इसको हम ढीला करेंगे, सिलेंडर वाल्व को या कैन वाल्व को, इसको हम ढीला करेंगे। ढीला करने का मतलब है कि ये ऐसा करेंगे कि गैस निकले इसमें से, क्योंकि ये वाल्व दो तरीके के होते हैं। वाल्व एक ऐसा होता है जो टाइट करने से गैस निकलती है, वाल्व एक ऐसा होता है जो ढीला करने से गैस निकलती है। यही है ना? तो कुल मिला के ऐसा करेंगे, मान लीजिए ढीला करेंगे तो गैस निकलेगी, तो इसको हम ढीला करेंगे। ढीला करेंगे तो गैस निकल के आगे जाएगी। अब जब गैस निकल के आगे जाएगी, तो जो इसमें पहले से हवा है और जो हमारी फ्रियान गैस है, हमारी फ्रियान गैस पहले वाली हवा को धक्का देके आगे पहुंचाएगी। और फिर हम क्या करेंगे? ये जो नट है, इस नट को ढीला करेंगे और ढीला करके थोड़ी सी गैस यहां से उड़ाएंगे। और जब उड़ाएंगे तो पहले हवा उड़ेगी और फिर हमारी गैस उड़ने लगेगी। और जब हमारी गैस उड़ेगी तो दिखाई देती है, व्हाइट कलर की उड़ती है। और जब व्हाइट कलर की गैस उड़ने लगे तो समझिए कि हमारी गैस उड़ने लगी है। फिर क्या करेंगे? हैंडल को टाइट करके इसको बंद कर देंगे। ठीक है? यानी थोड़ी सी गैस उड़ा करके फिर बंद कर देंगे। बंद कर दिया। अब इस पाइप में भी बाहर की हवा नहीं है, नहीं है ना? उड़ा दिया ना उसको। अब इसका भी वैक्यूम हो चुका है। अब इसमें गैस चार्ज करना है। गैस चार्ज करने का क्या है? सबसे पहले ये सुई अभी भी -30 पे ही है ना? सुई तो -30 पे है। सबसे पहले इसका वैक्यूम तोड़ते हैं हम। वैक्यूम तोड़ने का मतलब है सुई को -30 से 0 की तरफ लेके जाते हैं। तो 0 की तरफ ले जाने के लिए यहां से हम हैंडल को मान लीजिए ढीला करके छोड़ दिए। ढीला कर दिए मतलब गैस जा रही है आगे, पूरा ढीला करके छोड़ दिया। अब गैस यहां तक आकर के रुकी रहेगी, यहीं रुकेगी ना, इससे आगे तो नहीं जाएगी। फिर क्या करेंगे? इस हैंडल को, यानी गेज के हैंडल को एक बार ढीला करेंगे। ढीला करेंगे तो जो गैस इसमें है वो निकल के तेजी से अंदर जाएगी। और जब इसमें गैस जाएगी तो हम क्या करेंगे? थोड़ा सा गेज को ढीला करके फिर बंद कर देंगे। बंद कर दिया। गैस थोड़ी सी जैसे ही ढीला करेंगे, सुई तुरंत ऊपर पहुंचेगी, 20, 30, 40 तक पहुंच जाएगी। और फिर बंद कर देंगे तो सुई नीचे आ जाएगी। तो हमें इतना करना है कि सुई लगभग 0 पे या 0 से थोड़ा बहुत ऊपर भी 5-10 पे भी पहुंच जाए तो कोई बात नहीं है। यानी गैस को ढीला करके थोड़ा सा सुई को ऊपर पहुंचा लेना है। पहुंच गई सुई। मान लीजिए हमने 10 तक पहुंचा दिया, हैंडल को बंद कर दिया। बंद हो गया हैंडल, सुई 10 पे रुकी हुई है। अब हम इस कंप्रेसर को चालू करेंगे। अब हम अपने फ्रिज वाले कंप्रेसर को चालू करेंगे। जैसे ही कंप्रेसर चालू होगा, जो सुई 10 तक पहुंची थी वो सुई अब 10 पे नहीं रहेगी, वो फिर से नीचे आना शुरू हो जाएगी। आएगी ना? जैसे ही कंप्रेसर चालू होगा, जो सुई 10 तक पहुंची थी वो फिर से नीचे आ जाएगी, लेकिन -30 पे नहीं आएगी। -20 तक आ सकती है, -10 तक आ सकती है, -30 पे नहीं आएगी, क्योंकि थोड़ी बहुत गैस इसके अंदर हो चुकी है। अब जब ये सुई फिर से नीचे आए तो हम क्या करेंगे? फिर से हैंडल को ढीला करेंगे और फिर बंद कर देंगे। और देखेंगे कि गेज की सुई कहां तक पहुंची और लेके जाना कहां है। अगर R134 गैस है तो 12 से 15 के बीच में लेके जाना है इसको। कहां तक? 12 से 15 तक। जब इसकी सुई 12 से 15 के बीच में जा करके रुक जाए, यानी उससे नीचे अब ना आए, मतलब इसको हम ढीला करेंगे, सुई ऊपर बढ़ेगी, फिर टाइट करेंगे, सुई नीचे आएगी, लेकिन जितना भी नीचे आए, कम से कम 12 से नीचे नहीं आनी चाहिए। अगर सुई 12 पे आके रुक जा रही है तो समझिए गैस चार्ज हो चुकी है। समझ रहे हैं क्या? हमने गैस का वजन नहीं देखा, फ्रिज कितने लीटर की है वो नहीं देखा, सिर्फ सुई पहुंचानी है 12 से 15। और ये गैस का प्रेशर होता है R134 गैस, जहां कहीं भी भरी जा रही हो वहां सुई 12 से 15 ही पहुंचाना हो। गैस कितनी जा रही है? आधा किलो, 1 किलो, 100 ग्राम, 50 ग्राम, कोई मतलब नहीं। सुई पहुंचानी हमें 12 से 15। समझ रहे हैं क्या? यानी कि जिसको जितनी गैस लेनी होगी वो उतनी गैस ले लेगा, उतना प्रेशर पहुंचने में। जैसे अगर समझिए कि फिर अगर ये 12 से 15 है तो मान लीजिए 40 लीटर के फ्रिज में कितना गैस भरे, 200 लीटर की फ्रिज में कितना गैस भरे, 500 लीटर में कितना गैस भरे। इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए ये कोई गुब्बारा है, इसमें हमें हवा भरना है, और ये कोई हमारे पास दूसरा बड़ा गुब्बारा है, इसमें भी हवा भरना है। अगर हम ये कह रहे हैं कि इसमें जब हम हवा भर रहे हैं तो इसकी सुई 12 से 15 के बीच में आने में 50 ग्राम गैस लग रही है,
तो क्या इसमें भी 50 ग्राम गैस भर दिया जाए तो सुई 12 से 15 आ जाएगी? नहीं आएगी ना, क्योंकि ये एरिया बड़ा है तो गैस का दबाव ही 12 से 15, इतना गैस भरेंगे इसको पता नहीं चलेगा, सुई हिलबो नहीं करेगी। यही होगा ना? तो इसमें क्या है कि जब इसमें भी 12 से 15 हो जाए तो समझिए कि गैस भर गया। हो सकता है कि इसमें उतना भरने में 500 ग्राम गैस लग जाए, ये हो सकता है। समझ रहे हैं क्या? यानी सिस्टम बड़ा है कि छोटा है, हमें उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि हमारी गैस कौन सी है और उस गैस का रनिंग प्रेशर क्या है। जो उसका रनिंग प्रेशर होगा, सुई हमें वहां तक पहुंचानी है बस। जब इसकी सुई 12 से 15 पे पहुंच जाएगी, उतने में देखेंगे कि कंडेंसर गर्म होने लगेगा। कंडेंसर को जितना ऊपर टच करेंगे उतना ज्यादा गर्म होगा, जितना नीचे टच करेंगे उतना कम गर्म होगा। यानी सबसे ऊपर सबसे ज्यादा, और नीचे थोड़ा कम, और नीचे थोड़ा कम, और नीचे थोड़ा कम, ऐसे कर। अगर कंडेंसर गर्म हो रहा है तो इवापोरेटर को भी चेक कर सकते हैं, कंफर्म है कि वो भी ठंडा हो रहा है। समझ रहे हैं क्या? यानी अगर कंडेंसर गर्म हो रहा है तो इवापोरेटर भी ठंडा हो रहा है। कंडेंसर जितना बढ़िया गर्म होगा, इवापोरेटर उतना बढ़िया ठंडा होगा। लेकिन गर्म करना नहीं है वेल्डिंग गन से, अपने से गर्म होना चाहिए, है ना? तो सुई हमारी पहुंचानी है जो भी उसका गैस का रनिंग प्रेशर होगा वहां तक। जब इसमें गैस चार्ज हो जाए तो लास्ट में हम चाहें तो थोड़ी सी गैस को बचाने के लिए ये कर सकते हैं कि इसके हैंडल को, जैसे गैस चार्ज करते समय सुई 12 से 15 पहुंचानी हम जानते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि सुई जब 10 पे पहुंचे तभी इस हैंडल को भी बंद कर ले और फिर इसको भी बंद कर लें, क्योंकि इस पाइप में अभी गैस है। तो पाइप की गैस को बचाने के लिए हैंडल को जब बंद कर देंगे, फिर इसके हैंडल को खोलिए ताकि इस पाइप की गैस भी फ्रिज के अंदर चली जाए और सुई 12 पे पहुंच जाएगी। अगर फिर भी ना पहुंचे तो गैस को हम यहां से भी कंट्रोल कर सकते हैं। जानते हैं कि नहीं? गैस को कंट्रोल करने का हमारे पास दो ऑप्शन, या तो यहां से या तो यहां से। यानी अगर हम इसको पूरी तरह से खोल दें तो हम यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? अगर हम इसको बंद कर रहे हैं, इसको पूरा खोल दिए तो हम यहां से कंट्रोल कर ले रहे हैं, कहीं से भी कंट्रोल करें। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। यानी थोड़ी सी गैस बचाने के लिए इसको पहले बंद कर दें, बाद में लास्ट में पूरा खोल दें। पूरी गैस जब अंदर चली गई तो इस गेज के हैंडल को बंद कर दिया और केवल यहां पे जो पाइप ज्वाइंट की गई थी, इस पाइप को बस नॉर्मली खोल के निकाल लेना है। निकाल लेंगे, अंदर जो पिन है ना वो अपने आप गैस को रोक देगी, गैस को बाहर निकलने नहीं देगी। देखिए हवा भरने वाले जब छुच्चिम लगा के भरते हैं, हवा भर जाती है तो खाली निकाल के बस अपना काम कर ले, हटा लेते हैं, बस यही ना होता है। ऐसा तो है नहीं वो निकाल लिए तो गैस उड़ने लगी। इसमें कभी-कभी गैस उड़ने लगती है तो इसका मतलब है कि अंदर वाली जो पिन उन है वो ढीली रहेगी तो उड़ने लगेगी। हमें क्या करना है, इसको निकाल करके और उसका जो कवर है एनआरबी का ढक्कन है जो उसके ऊपर का, उसको बढ़िया से एनआरबी को टाइट करके और ऊपर से ढक्कन को लगा करके ब्लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे। अब बिल्कुल भी वहां से गैस बाहर नहीं निकलेगी और हमारे फ्रिज में गैस चार्ज करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ठीक है? बोलिए, अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? बोलिए। नहीं, नहीं, आप ऐसे छोड़ेंगे तो थोड़ा-सा तेज जाएगा। आप जितना तेज खोलेंगे, ज़्यादा खोलेंगे, उतना सुई ऊपर जाएगी। थोड़ा-सा ही खोलेंगे तो बहुत सुई नहीं ऊपर जाएगी। कंट्रोल करके आप थोड़ा-सा खोलिए, फिर बंद करिए, थोड़ा-सा खोलिए तो बंद करिए। जैसे थोड़ा-सा खोलेंगे, मान लीजिए सुई 20, 30, 40 तक भी पहुँच गई, तो फिर बंद कर देना है। बंद करके 1-2 मिनट चलने दीजिए। चलने दीजिए, देखिए सुई कहाँ रुक रही है। जैसे ही खोलेंगे सुई ऊपर जाएगी, जैसे ही बंद करेंगे सुई नीचे आएगी। नीचे कितना नीचे आ रही है, वो देखना है। क्या सुई 10 पे आके रुक गई? तो यानी 10 पे आके रुक गई, यानी थोड़ा-सा और खोल देते हैं एक बार और, है ना? अगर सुई 15 पे आके रुक गई, अरे, अरे! अब तो आगे बिल्कुल भी मत खोलना, हो गया जो होना था। समझ रहे हैं क्या? ये है। बोलिए। सर कंप्रेसर बंद रहने पे स्टैंडिंग प्रेशर में गैस डालते हैं। देखो एसी फ्रिज में जो गैस भरते हैं वो 2 प्रेशर होता है, एक रनिंग प्रेशर, एक स्टैंडिंग प्रेशर। अभी जो हम 12 से 15 बोल रहे हैं ये रनिंग प्रेशर है। रनिंग का मतलब कंप्रेसर चल रहा है, उस समय बता रहे हैं ना कि सुई 12 से 15 होनी चाहिए। कंप्रेसर चल रहा है। अगर कंप्रेसर बंद है और उस समय हम पूरा गैस चार्ज करना चाहें तो इसमें 40, 50, 55 तक हम प्रेशर भर सकते हैं। यानी कि हम गैस खोले फिर बंद करें, खोले फिर बंद करें, खोले फिर बंद करें, लगभग 50 पीएसआई प्रेशर पहुंच गया, यानी 50 से 60 के बीच में पहुंच गया तो समझिए गैस चार्ज हो गई। यानी कि आप 50-60 पीएसआई भर के हम हटा सकते हैं। बाद में जब हम चालू करेंगे तो वो रनिंग पे 12 से 15 पे ही आके रुकेगा। यानी हर गैस का एक रनिंग प्रेशर और एक स्टैंडिंग प्रेशर होता है। स्टैंडिंग का मतलब कंप्रेसर बंद होने की अवस्था में गेज की सुई जहां है उसे स्टैंडिंग प्रेशर बोलते हैं, और कंप्रेसर चलते अवस्था में गेज की सुई जहां है उसे रनिंग प्रेशर बोलते हैं। मतलब समझिए, अगर हम जैसे अभी गैस चार्ज कर रहे थे, बोले कि सुई 12 से 15 पे पहुंच जाए,
पहुंच गई सुई। अगर सुई पहुंच गई और हैंडल को बंद कर दिया तो सुई चलती रहेगी, कंप्रेसर चल रहा और सुई 12-15 पे रुकी रहेगी ना। उस समय अगर फ्रिज को बंद कर देंगे तो वो सुई तुरंत ऊपर बढ़ना शुरू होगी और ऊपर कहां तक जाएगी? 50 से 60 तक। सभी गैसों का ये अलग अलग होता है, यानी कोई भी गैस भरे 50 से 60 जाएगी ऐसा नहीं है, सभी गैसों का अलग अलग प्रेशर होता है। तो ऐसे सुई बढ़ेगी। और स्टैंडिंग प्रेशर में गैस चार्ज करने में एक नुकसान है। नुकसान क्या है वो समझते हैं। देखिए स्टैंडिंग प्रेशर में अगर मान लीजिए सुई हम 50 से 60 प्रेशर भर दिए और फिर जब हम कंप्रेसर को चालू करने जाते हैं ना, तो कंप्रेसर के ऊपर हवा का दबाव पहले से बना हुआ है। अगर किसी कारण से कंप्रेसर हल्का भी कमजोर है या वोल्टेज डाउन है आपके यहाँ का, या सब कुछ ठीक होने के बाद भी कभी कभी कंप्रेसर क्या होता है, जैसे ही चालू करेंगे दबाव होने के कारण कंप्रेसर चल नहीं पाता है। शुरुआती जो स्पीड है नहीं चल पाएगा तो फिर वो चलता ही नहीं है। फिर हमें क्या करना पड़ता है? गैस उड़ाना पड़ता है, फिर चलाना पड़ता है। इससे अच्छा है कि कंप्रेसर को रनिंग प्रेशर में ही गैस भरना चाहिए किसी भी सिस्टम में। अगर बंद करके भरेंगे तो वही कंप्रेसर पे दबाव रहेगा और ज्यादा गैस अगर हो गई तो फिर कंप्रेसर को चलाएंगे तो चालू नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि पहले खाली बस इसका वैक्यूम तोड़ दीजिए, सुई जीरो से थोड़ा ऊपर कर दीजिए और उसके बाद चालू कर लीजिए, फिर रनिंग प्रेशर में गैस भरिए। क्या आइडियल प्रेशर कुछ नहीं होता, खाली रनिंग प्रेशर को समझिए, स्टैंडिंग प्रेशर, रनिंग प्रेशर और स्टैंडिंग प्रेशर। ठीक है। इसको लगाना ही पड़ेगा। हाँ, पहली प्रक्रिया इसीलिए थी, सबसे पहले एनआरबी लगा, बिना एनआरबी लगाए नहीं भर सकते। काटेंगे ही क्यों? गैस भरने क्यों जा रहे हैं? क्योंकि गैस नहीं है तभी ना भरने जा रहे हैं। हाँ हाँ, खत्म हो जाएगा। हाँ, जरूरत है तो फ्लैक्सिंग करेंगे, नहीं है तो नहीं भी करेंगे। अगर आपको लगता है कि पाइप में कहीं कचड़ा नहीं है, सारे फंक्शन हमारे नए हैं, तो फ्लैक्सिंग भी मत करिए। अगर आपको लगता है लीकेज नहीं तो प्रेशर भी मत चढ़ाइए, सीधा वैक्यूम करिए और गैस चार्ज कर दीजिए। अरे जैसे फिल्टर नहीं काटना, अगर फ्लैक्सिंग भी नहीं करना है आपको, जैसे लगता है कि ये हमारा सिस्टम नया है, अभी 10 दिन पहले तो हमने इसको बदला था, तो आप फ्लैक्सिंग मत करिए। प्रेशर चढ़ाना है, मतलब आपको अगर विश्वास है कि लीकेज भी नहीं है तो, यानी कि लीकेज का विश्वास कैसे होता है? जैसे कोई सिस्टम में लीकेज है कि नहीं है, कैसे चेक करते हैं? जाते हैं तो उसकी पाइपों को देखते हैं, पाइपों को देखे, मान लीजिए कोई पाइप टूटी, अगर एनआरबी है तो ऐसे पिन दबा के देख सकते हैं। पिन को मान लीजिए दबाया और गैस निकल रही, तो इसका मतलब है कि लीकेज नहीं है, तभी गैस आज तक रुकी हुई है। समझ रहे हैं ना? और अगर पिन को दबाया गैस नहीं निकल रही है, मतलब गैस पहले से निकल चुकी है, तो कहां से निकली है, यानी उसे खोजना है। समझ रहे हैं क्या? तो हमें देखना पड़ेगा कि उसमें क्या हुआ है। पहले से गैस निकली है का मतलब लीकेज है, यानी अभी हमने देखा और गैस हमारे सामने निकली, मतलब लीकेज नहीं है, अगली प्रक्रिया हम सीधे कर सकते हैं, यानी वैक्यूम करिए, गैस चार्ज करिए। प्रेशर भरते समय प्रेशर गेज लगाते हैं, गैस चार्ज करते समय कंपाउंड गेज है। फ्लैक्सिंग करते समय कोई गेज नहीं लगाना है। फ्लैक्सिंग करते समय ये पाइप वाइप ये सब तामझाम नहीं है, सिर्फ यहां से काट के अंगूठा लगाइए, उसके फ्रिज का कंप्रेसर चलाइए और यहां से फ्लैक्सिंग करना है। भूल गए लग रहा है, अभी लिखवाएंगे तब ये क्लियर हो जाएगा। हाँ, कहाँ गरम, कहाँ मार रहे हैं? नहीं, उतना नहीं मारना, मारता नहीं है कोई, गरम कर सकते हैं, मारना नहीं है। मारेंगे तो हो सकता है कि जो कठोरी रूप से जुड़ा वो छूट करके आगे आ जाए, अब फिर वो कहीं और आके जम जाए। सर जहाँ पे ये सिलेंडर लगा है इसमें पिन होती क्या? कहाँ है? हाँ होती है, किसी भी तरफ इसमें हो सकती है, पिन इधर रहे चाहे इधर रहे कोई बात नहीं, ये पाइप में तो पिन होती है। ये पाइप वही है, ये पाइप उधर लग जाए वो पाइप इधर लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पाइप है तो इसमें पिन नहीं देखना है, लेकिन ये पाइप है तो जो फ्रिज में लगेगा वहां पिन देखना है। इसमें पिन है लेकिन किसी तरफ देखना नहीं, किसी भी तरफ हो जाए वो कोई दिक्कत नहीं है उससे। बिना दब इसमें क्या दबाना है? नहीं दबेगा तो भी इसमें गैस जाएगी। नहीं, ये वाली गैस वही, जैसे हमने कहा कि थोड़ा सा खोलेंगे फिर बंद कर देंगे और आप कह रहे हैं इकट्ठे खोल दें, वही होगा। अगर इकाई एक खोल देंगे तो ज्यादा गैस निकल के जाएगा और कंप्रेसर पे दबाव बनाएगी ना, लोड बढ़ जाएगा। और लोड बढ़ जाएगा तो फिर ये कभी कभी सट बैक हो जाता है। सट बैक का मतलब किसी कारण से कंप्रेसर जाम हो जाए, उसे सट बैक कहते हैं। ये रुक जाएगा, जाम हो जाएगा, फिर क्या करना होगा? पूरी गैस उड़ाना पड़ जाएगा।
तो इसलिए थोड़ा सा घुमाएंगे फिर बंद कर देंगे, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के खोल देंगे। इसको तो गैस चार्ज करने में 2-4-5 मिनट में हो जाता है, इसमें और 32-600 करने में आधा आधा घंटा समय देना पड़ता है। खोल करके 5-5 मिनट बाद दोबारा खोलना होता है ताकि गैस पूरा घूम ले। हाँ डाल सकते हैं, वो तो सिलेंडर को पानी में वहीं डालते हैं जहां सिलेंडर में गैस भरवाने जाते हैं, वो सब पानी में डाल के भरते हैं, क्योंकि जब वो गैस सीधे पोजीशन में आती है ना तो वो गर्म होने लगती है सिलेंडर। लेकिन हमारे सिलेंडर में जब हम फ्रिज में भरेंगे किसी के ना, तो हमारा सिलेंडर गर्म नहीं होगा, ठंडा होगा, तो वो पानी में डालना जरूरी नहीं है। हाँ नहीं, कुछ नहीं करना हुआ, ऑटोमेटिक फ्रिज व्रिज में तो कुछ होता ही नहीं है ना, ठंडा गर्म का एहसास ही नहीं होगा। तो कितना 70-80 ग्राम गैस इसमें जा रही है, तो क्या ठंडा गर्म होना है इसमें। एसी वगैरह में जिसमें 2 किलो गैस, 1.5 किलो गैस लग रही है, 1-1 किलो गैस लग रही है, वहां बोलिए। वैक्यूम में ऑप्शन नहीं है ना, वैक्यूम पंप भी अभी ऐसा आ रहा है जो प्रेशर भी चढ़ाता है, वैक्यूम भी करता है, अगर वो वाला है तो कर सकते हैं। उल्टा करके इसलिए भरते हैं कि जो हमारी बढ़िया वाली गैस होती है वो नीचे के साइड में हो जाए, और हवा वगैरह इसमें है तो वो ऊपर रहे, ताकि जब हम यहाँ से वाल्व को खोलें तो हमारी बढ़िया गैस लिक्विड रूप में अंदर जाए। अगर हमारे पास प्रेशर गेज नहीं है तो हम कंपाउंड गेज से प्रेशर भी भर सकते हैं, यानी कंपाउंड गेज हमारे पास है तो हम सारे काम कर सकते हैं, प्रेशर गेज होना जरूरी नहीं। मैनिफोल्ड गेज है तब तो दोनों उसी में है, अगर नहीं है तो फिर खाली ब्लू वाला गेज है सिंगल वाला, तो भी सारे काम हो जाएंगे। कैन, हाँ, सभी गैसों का प्रेशर अलग अलग होता है, ये सभी गैसों का प्रेशर अलग अलग होता है, वो कैन में है वो सिलेंडर में, उससे मतलब नहीं है, वो गैस कौन सी है उससे मतलब है। ठीक है, क्या कंपाउंड गेज से प्रेशर चढ़ा सकते हैं? हाँ, अरे उसमें प्रेशर नापने के लिए ऑप्शन नहीं है ना, सुई ऊपर जा सकती है ना। तो प्रेशर भरने का मतलब लीकेज चेक करना ही है ना, हम उसमें थोड़ी हवा भर ले। अब देखो ट्यूब का पंचर चेक करने वाला कहाँ हवा चेक करके भरता है, पंचर चेक करने के लिए, फाइनल करने के लिए चेक करता है, भले चेक करने के लिए कहाँ हवा भरता है, मतलब नापता है। जितना भरा गया देखिए, हो सकता है थोड़े भरने पे भी मिल जाए, हो सकता है थोड़ा ज्यादा भरने पे मिले, तो हम प्रेशर, ये कंपाउंड गेज से सारे काम कर सकते हैं, मतलब इससे प्रेशर भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए और कुछ। एनआरबी लगाते समय तो सब बंद रहेगा तब, नहीं तो वेल्डिंग करने की प्रक्रिया है ना एनआरबी लगाना। काटेंगे, ये बंद रहेगा तब न काटेंगे, चालू करके काटने की जरूरत क्या पड़ रही। भाई कंप्रेसर बंद रहेगा, उसकी फ्रिज बंद रहेगी, आप पाइप काटने जा रहे हैं तो बोर्ड के पास नहीं, दूर लेके बैठिए उसे, आराम से काटिए उसे। जब काटेंगे तो गैस निकल सकती है, निकलेगी तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, निकलेगी तो। वेल्डिंग करते समय नहीं निकलनी चाहिए। क्यों निकलेगी वेल्डिंग का, पहले में निकल जाएगी, जैसे ही खोलेंगे तुरंत निकल जाएगी सब, टोटल। अरे तुरंत निकल जाएगी, 1 सेकंड में निकल जाएगी। एक बड़ा सा गुब्बारा है, उसमें 2 सुराख मारो, हवा निकलने में आधा घंटा लगेगा, तुरंत निकलेगी ना, तुरंत निकलेगी। हाँ, लीक नहीं है और गैस निकालना है तो पाइप काटना ही पड़ेगा, ये चार्ज में। ऑयल नहीं निकलेगा, खाली गैस निकलेगी। गैस जो अंदर होती है वो ज्यादा नहीं होती कि मतलब पूरा दबाव में है एकदम, और जैसे ही खोले बड़ी तेजी से निकल रही है, ऐसा नहीं है, बहुत हल्की सी गैस है, थोड़ा सा निकलेगी गैस धीरे से। 60-70 ग्राम गैस है, कितना दबाव बनाएगी। हाँ नहीं, ज्वलनशील भी नहीं यार, 134 नॉर्मल गैस है। हाँ 32 है, 410 है, 600 है, ये सब ज्वलनशील। हाँ हाँ, अगर यहाँ काट नहीं रहे, गैस है और यहाँ गर्म कर रहे हैं तो यहाँ नुकसानदेह हो सकता है, तो गर्म नहीं करना है, काट के निकालना है, गर्म करने की क्या जरूरत है। जहां भी अगर मन में डाउट है कि इसमें गैस हो सकती है तो गर्म नहीं करना है, उसको ट्यूब कटर से काटना है। हाँ हाँ, अगर एनआरबी है तब तो आसान है कि दबा के देख लीजिए, एनआरबी नहीं है तब की बात है। नया में नहीं रहता है, कंपनी पिंच करके देती है। कंपनी के पिंच करने के कारण होते हैं कि देखो, पिंच इसलिए करती है क्योंकि वो फ्रिज आज बना रही, कितने सालों में बिकेगी नहीं पता, है ना।
अब कितने सालों में बिकेगी, तो हो सकता है कि दुकान पे रखे रखे अगर एनआरवी पिन है तो वह एक वाल्व जैसा होता है, जैसे बाइक में हवा भर के खड़ी कर दो, कुछ दिन में हवा कम हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी हवा कम हो जाएगी, फिर गैस चार्ज करवाना पड़ेगा, नई फ्रिज को ही बनवाना पड़ जाएगा। इसलिए कंपनी पिंच कर देती है कि हवा निकलने का चांस है नहीं। क्या? हाँ, नहीं नहीं, पिंच करके दबा के बढ़िया से वेल्डिंग कर देते हैं, और कंपनी जो पिंच करती है ना, बिना वेल्डिंग किए भी कर देती है। उसके पास ऐसी ऐसी मशीनें हैं, जैसे हम लोग फिल्टर को यहाँ जोड़ रहे हैं तो हम वेल्डिंग ही करेंगे ना, उसके पास एक क्लिप भी है, ऐसे लगा के खाली प्लायर से दबा देती है तो ब्लॉक हो जाते हैं, फिर गैस वहां से नहीं निकलती। बिना वेल्डिंग किए 2 पाइपें जोड़ी जा सकती हैं, लेकिन वो हम नहीं जोड़ सकते। कंपनी का जुड़ा हुआ दिखता है। मतलब फ्रिज वगैरह देखेंगे यहाँ भी, जो नई रहेगी, जो नहीं खुली रहेगी, तो उसमें देखेंगे एक नट के जैसा दिखाई देगा कि दोनों तरफ से दबाया हुआ एक जोड़ है, वो जोड़ खुलता नहीं है, और वो बिना वेल्डिंग किए हुए जोड़ा गया होता है। हाँ, पंचिंग करते हो मशीनों द्वारा। देखो, अब एक चीज और बताएं। सबसे पहले वैक्यूम करने के लिए वैक्यूम पंप अच्छा है। किसके लिए क्या अच्छा है वो समझ लीजिए। प्रक्रिया तो ये है, लेकिन अच्छा क्या, वैक्यूम करने के लिए वैक्यूम पंप अच्छा है। हमारे पास वर्कशॉप कंप्रेसर ना हो कोई बात नहीं है, हम प्रेशर नहीं चढ़ाएंगे, हमें हमारी वेल्डिंग पे भरोसा होना चाहिए कि लीकेज नहीं है। फिर भी अगर कभी चेक करने की जरूरत पड़े तो एक कंप्रेसर एक वैक्यूम पंप दोनों लेके ना घूमना पड़े, इसके लिए हम थोड़ी सी अगर गैस नुकसान करें तो हमारा काम हो सकता है। गैस नुकसान करने का मतलब यह है कि अगर इसमें प्रेशर बढ़ा के लीकेज चेक करना है तो ऐसा सिलेंडर जोड़ के अगर गैस को खोल दे तो गैस अंदर नहीं चली जाएगी, और हम लीकेज चेक कर लें, लीकेज मिल गया, गैस उड़ा के वेल्डिंग कर दिया, कितने की गैस खत्म हुई? 50-100 रुपए की गैस नुकसान हुई है हमारी। समझ रहे क्या? यानी गैस भर के भी हमने लीकेज चेक कर लिया बिना प्रेशर चढ़ाए। ये गैस यहां से खोलने का मतलब प्रेशर चढ़ रहा है ना एक तरह से, इससे भी हम लीकेज चेक कर सकते हैं। और ये इसी जिस प्रकार से ये सिलेंडर जुड़ा हुआ है, इसी तरह से नाइट्रोजन गैस इसके अंदर भरी जाती है लीकेज चेक करने के लिए। यानी लीकेज चेक करने के लिए स्पेशली एक गैस आती है जो नाइट्रोजन नाम है, उसको हम क्या करते हैं, ऐसे सिलेंडर में लिए रहते हैं और उससे भरते हैं, और लीकेज मिलता है तो फिर उस नाइट्रोजन को उड़ा करके उसको वेल्डिंग करके जोड़ते हैं, यानी बिना प्रेशर चढ़ाए। अब प्रेशर चढ़ाने में एक नुकसान है, नुकसान ये है कि जो हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर है, ये वातावरण की हवा को ही तो अंदर भर रहा है ना, ये जो वातावरण की हवा अंदर जाती है वो नमी ज्यादा बनाती है। बाद में हम कितना भी बढ़िया वैक्यूम कर ले, बढ़िया से नहीं हो पाता है तो चोक होने के चांस रहते हैं। लेकिन अगर नाइट्रोजन या ये वाली गैस के साथ कर रहे हैं तो फिर चोक होने के चांस बहुत कम हो जाता है। यानी प्रेशर नहीं भरना चाहिए जहां तक हो सके। नाइट्रोजन अगर है तो उससे हम कर लेंगे, नहीं है तो हमारी जो गैस भरने वाली यही कर लेंगे। कंपनी उम्पनी जो आते हैं ना एसी ओसी बनाने वाले, वो वही वाली गैस भर करके थोड़ा सा प्रेशर डाल के चेक कर लेते हैं कि कहीं लीकेज है कि नहीं, वहीं से। बाकी ज्यादा भरना होता है तो फिर अपना भरते हैं, वर्कशॉप कंप्रेसर वगैरह भी लाते हैं, या फिर प्रेशर लाते हैं, या नाइट्रोजन गैस लेके आते हैं। हाँ हाँ हाँ, नाइट्रोजन तो बनी ही स्पेशल लीकेज चेक करने के लिए है, तो हम उसी से कर सकते हैं। लेकिन ये जुगाड़ है कि नहीं, हमारे पास नाइट्रोजन नहीं है, तार 134 इसमें भरने के लिए लाए हैं, वही गैस थोड़ा सा गैस को खोल करके चलो लीकेज चेक कर लेते हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं, झाग लगा के, साबुन या शैम्पू का झाग बना करके। लीकेज चेक करने के लिए भी केमिकल मार्केट में आ गया, लीक एक्सपर्ट। हाँ, जोड़ों पे लगाएंगे, सब जगह पे लीकेज नहीं होता है, जोड़ों पे लीकेज होता है। नहीं, माचिस की तिल्ली, अच्छा ऐसे घुमाते रहोगे, समझो जहां से निकल रहा है वहां बुझ जाए, है ना, ऐसा ही सोच रहे हैं ना। लेकिन लीकेज अगर इतना बारीक हो, ऐसे बुलबुला ऐसे निकल रहा है, ऐसे फुटुक, ऐसे, इस इस स्पीड वाले से एक माचिस की तिल्ली में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे कैसे, एकदम धीरे से निकलेगा, ऐसे बुलबुला धीरे धीरे निकलेगा, ऐसे एक बार निकलेगा ऐसे फूट जाएगा, मतलब एक बार निकल के फूटने में 10 सेकंड लग जाएगा उसको। हाँ? तो पानी है ना, पानी में ही तो साबुन का झाग बना लो, ऐसे घोल लो और वही बुलबुला लगाओ, जहां निकलेगा वहां बुलबुला निकलेगा। और कुछ नहीं, नहीं, झाग बना लेना, जैसे ये पाइप है तो झाग बना लेना, यहाँ पे जोड़ है तो ऐसे लेकर के झाग को ऐसे लगा के ऐसे पकड़ते हैं, फिर यहाँ ऐसे पकड़े रहते हैं, देखते हैं, लगा के दिखाएंगे। तब तक कुछ नहीं, गैस गैस भर करके एक बार हंडिल वंडिल बंद कर देंगे और फिर लीकेज चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि गैस वो जाते रहने देंगे, लीकेज चेक करते रहने, रहेगा, घूमता नहीं रहेगा, पड़ा रहेगा। भाई कंप्रेसर बंद है ना तो घूमेगा क्यों?
और कुछ जैसे कुछ पता नहीं चलता, पता चलेगा नहीं, पता करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको ये कंफर्म है कि लीकेज है और आपने जोड़ों पे खोज लिया, नहीं मिला, तो सारे पार्टों को निकाल के अलग अलग भी चेक किए जा सकते हैं। जैसे कंडेंसर को निकालो फ्रिज में से, यहां से खोलो, यहां से खोलो, बाहर निकालो, एक साइड को यहां से इसको ब्लॉक करो, बंद करो, या जैसे मान लो एनआरबी लगा करके इसको एनआरबी का आगे ढक्कन लगा के बंद कर दो, तो एनआरबी बंद हो गई, यहां से गैस नहीं निकलेगी। यहाँ पे कपलर लगा करके और उसमें प्रेशर भरो, पूरा उठा के पानी में डुबो टप उप लेके बड़का, फिर लीकेज मिलेगा। तो ऐसे करके अलग अलग चेक कर सकते हैं। ये वाला सक्शन लाइन की पाइप थोड़ा ठंडा ही रहती है, हाँ डिस्चार्ज लाइन की गर्म रहती है। और वैक्यूम वैक्यूम पंप से ही करना, वर्कशॉप कंप्रेसर से नहीं। हाँ तरीका बता दिया वो अलग बात है, नहीं है तो उससे भी काम हो जाता है, लेकिन वैक्यूम पंप से करना ज्यादा अच्छा होता है। चोक होने का जो चांस होता है वो फ्रिज में ज्यादा होता है, एसी में कम होता है। कारण है कि फ्रिज की पाइपें पतली होती है, कंडेंसर लोहे का होता है, दो कारण इसमें बड़ा है। और एसी में कि सभी पाइपें मोटी हैं, कंप्रेसर भी पावरफुल है, कचड़ा उचड़ा जल्दी कहीं होता नहीं है, कुछ लोहा वहा का भी नहीं है उसमें। तो इसलिए इसमें थोड़ा चोक से ज्यादा बचाना होता है फ्रिज में। फ्रिज में ठंडी में भी गैस चार्ज करने में चोक हो जाती है। पिछले साल जब गर्मी ज्यादा पड़ी थी तो लोगों को फ्रिजें कम ठंडा कर रही थी, और बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि ये कोई खराबी है, तो उनको बताना पड़ता है ऐसी खराबी नहीं है, ये टेम्परेचर बाहर का इतना गर्म है कि वो गर्मी खींच ही नहीं पा रहा, इसलिए वो ठंडा ज्यादा नहीं कर पा रहा। और वो फ्रिज ही नहीं, एसी भी कम ठंडा कर रही थी पिछली बार जो गर्मी पड़ी थी, अब की बार तो थोड़ी राहत है। हाँ ये अच्छा है, अच्छे से कारीगर तो कंफ्यूजन में हो जाते हैं। नहीं तो वो जानेंगे, आप तो कंफ्यूजन में नहीं होंगे। ऐसे कह रहा है कि हमारी एसी है कम ठंडा कर रही है, कि टेम्परेचर बाहर का भी तो देखिए, बाहर का टेम्परेचर 48 डिग्री, आप अंदर 16 डिग्री ले रहे हैं, तो कहाँ से कितना टेम्परेचर ठंडा करेगा। हाँ मेरा मतलब वही। और बस ठीक है। हाँ।